प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना विजय सर अपने YouTube चैनल असेंबली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको आज बहुत ही बेअंदाज तरीके से बेहतरीन तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के क्लास 10th की मैथमेटिक्स को आज चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवाएंगे और ये पेपर से पहले पूरा सिलेबस एक बार रिकवर करके देंगे आपके सामने और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ देंगे और इस बेस पे एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरी पॉइंट को क्लियर करवा करके तभी छोड़ेंगे। और आप इसको कॉन्सेप्ट से पूरा वीडियो एक तनिक भी स्किप मत करिएगा और आराम से समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आने वाला है, ये वादा करते हैं। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक पे। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है इसके बारे में जैसे पता करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, अगर वास्तविक संख्याएं के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान ले कि संख्याएं क्या है फिर वास्तविक क्या है, सब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के और 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। एक एक लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पूरा 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर में भी चलेंगे और वैसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलते हैं अब। सबसे पहले अगर देखें यहाँ पास संख्याएं क्या है, अगर सोचो स्टार्टिंग में सबसे पहले लोगों ने सीखा होगा क्या है, 1 से लिखना, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और 5 लिखते लिखते 9 तक लिखे होंगे। उसके बाद कोई चीज़ और ज़रूरत हुआ करती थी तब उसको फिर वो 1 से 2 और 3 ऐसे ऐसे करके 9 तक फिर लिखा करते थे, ऐसा लिखा करते थे। तो इन्हीं 1 से लेके 9 तक को इसको बोला गया था अंक। क्या बोला गया था? अंक, जिसकी अंग्रेजी होती है डिजिट। और फिर बाद में आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज बहुत पहले हुए थे, लेकिन आर्यभट्ट ने उसको उचित वैल्यू उचित स्थान पे रखा और उसको अच्छे से डिफाइन करके बताए, तब जा करके जीरो को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो टोटल अंक हो गए थे 10 और इन्हीं को बढ़िया से क्रमबद्ध समूह में रख करके बनाए गए हैं। तो इसको बोला गया था संख्याएं और यही संख्या है, इसको बोलते हैं नंबर। और नंबर लिखी कहाँ तक जाएगी? उन्होंने 1 2 3 4 और लिखे इनफाइनाइट तक। एक लड़का खड़ा हुआ, ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहे, एक लड़का खड़ा हुआ बोल रहा है सर मान ही नहीं रहे कि कोई भी गिनती है, अगर ये इसको लिखेंगे संख्या 1 से लेके कंटिन्यू लिखते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक नहीं होगी। नहीं लिखे, नहीं मान रहे सर। वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन, उसको खड़ा किया, हम कहे खड़े हो जाओ। उसको बोले कि 1 लिखो और 0 लगाओ, इसमें 0 लगाते जाओ जब तक तुम्हारे अंत समय तक एकदम 0 लगाते जाओ। बोले सर हाँ। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि फिर अपने बेटवा को भी बोल देना कि वो भी 0 लगाए, उसी के आगे वो भी 0 लगाया और लगाता गया सारी ज़िंदगी। फिर उसको बोले कि अगर वो हो तो उसको अपने बेटवा को बोलेगा कि वो लगाएगा, वो भी लगाए, उसके बेटवा भी हो तो वो भी लगाए। बोले इमेजिनेशन कि मतलब वो 0 लगाता। अब यहाँ से देखो, इस 0 लगाने में बहुत सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन अभी 0 लगाना बंद नहीं हुआ। इसका मतलब है कि गिनती जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो अनंत तक ही लिखे जाएंगे। ठीक है, ये डिफाइन हुआ। फिर उसके बाद इन्हीं संख्याओं को बढ़िया लिखावट के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया कि कैसे लिखा गया। सबसे पहले इन्हीं संख्याओं को जब लिखा गया, 0 को भी सम्मिलित किया गया। तो सबसे पहले जब इनको लिखा गया तो इन्हीं संख्याओं को 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो इन्हीं को बोला गया था प्राकृत संख्या। क्या बोला गया था? प्राकृत संख्या। अब इसी को प्राकृत संख्या बोला गया। फिर उसके बाद जब इन्हीं संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लिया गया था कि 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते थे, इसको बोला गया। फिर बाद में पूर्ण संख्याएं बोला गया। इसको क्या बोला गया? पूर्ण संख्या। पूरा वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, एक भी पॉइंट बाहर से नहीं आने वाला है, वादा करते हैं। तो इसको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझते चलना। पूर्ण संख्या हो गई। फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि 0 भी लिया गया और इधर सारी पॉजिटिव संख्या लिख गए, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 -4
और इधर इनफाइनाइट तक माइनस इनफाइनाइट तक गए। और इस जीरो को, जीरो एक ऐसा शख्स है, ऐसा अंक है जो ना तो गरीब है ना अमीर है, इसके पास न देने लायक कुछ है और न ये किसी से ले सकता है। मतलब ये इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ले भी तो इसकी जेब भी फटी है। मतलब ऐसा है कि वो न ले सकता है न दे सकता है, इसकी हालत बेचारे की ऐसी है। और इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स और इधर सारे निगेटिव नंबर्स, इन्हीं सब को मिला करके बोला गया इनको पूर्णांक। क्या बोला गया? इनको बोला गया पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इनको पूर्णांक बोला गया। अगर यहाँ से पूर्णांक के बारे में बात करें कि पूर्णांक है क्या, तब बताएंगे सभी धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य के संग्रह को पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब उसके बाद, अब ये तो सिर्फ लिखावट के आधार पे थी और ये उसकी प्रकृति के आधार पर संख्याओं के प्रकार था। अब बात करते हैं इसके बाद, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद विभाज्यता के आधार पर, मतलब किसी संख्या को भाग देने के आधार पे उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो उसके बारे में देखें, सबसे पहले आती है सम संख्या। क्या आती है? सम संख्या। सम संख्या क्या है? सम संख्या के बारे में, ऐसी संख्या, सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से क्या हो जाए? दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। पूरी जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और मान लो एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। अब बात करते हैं सम संख्या, बात करते हैं अब फिर विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या में मतलब जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, विषम संख्या। अब सबसे पहले सबसे रेयर कंडीशन वाली एक बात ये आती है कि अब बात करते हैं सम संख्या, विषम संख्या, अब आते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सबसे पहली चीज़ इसको विशेष ध्यान देना कि भाज्य संख्या, बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा गलत पढ़ा देते हैं कि भाज्य संख्या और सम संख्या को बोलते हैं कि वही है। वही नहीं है, आओ दिखाते हैं कैसे होता है कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद बताते। अब ये मत सोचना कि सर आप वास्तविक संख्या बता रहे थे अब क्या बताने लगे, वही क्लियर करवा रहे हैं। उससे पहले सारी चीज़ों को बता दें, बाद में क्वेश्चन लगाते टाइम जब ज़रूरत पड़ेगी तब बताएंगे, तब तुरंत समझ जाओगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होके समझते चलो। अब बात करते हैं सम संख्या, विषम संख्या हो गई। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। क्या है भाज्य संख्या? क्या है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या के बारे में बात करें तो मतलब ऐसी संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से खुद से व किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो एक से खुद से व किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए
उसे कहते भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में जैसे अब देखो, एग्जाम्पल में समझो 1, पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। 1 जो है देखो 1 से कट जाएगी, खुद से भी कट जाएगी, लेकिन किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती, मतलब 1 नहीं होगा। 2 पे आओ, 2 1 से कट जाएगी, ठीक है। 2 से कट जाएगी, ठीक है, लेकिन 2 का मतलब खुद से कट जाएगी, ठीक है, लेकिन ये किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रही, तो इसका मतलब है ये भी नहीं है। अब बात करते हैं 3 देखो 1 से और खुद से और किसी और संख्या से नहीं कट रही, मतलब ये भी नहीं है। और अब देखते हैं 4 को देखो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 खुद से भी कटेगी, मतलब अब इसका मतलब किसी तीसरी संख्या से, मतलब ये है कि 3 से ज़्यादा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ तो अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो वो 4 होगी, ठीक है। अब 6 देखो, 4 के बाद 6, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, फिर 7 नहीं कटेगा, 8 ले लेते हैं, 8 कट जाएगा, 9 लेते हैं, 9 क्यों? क्योंकि ये 1 से कटेगी, 3 से भी कटेगी और खुद से भी कटेगी, 3 संख्याएं हो गई। ऐसे ही करके डॉट इनफाइनाइट तक कुछ भी लेते चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बहुत सारे टीचर सम संख्या को बताते हैं कि वही भाज्य संख्या है और विषम संख्या वही अभाज्य संख्या को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्लियर करके समझते चलो कॉन्सेप्ट, जो भी पढ़ो प्योर और एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ो। अभाज्य संख्या, हाँ अब देखो इसमें ऐसी संख्या जो एक से व खुद से विभाजित हो जाए, लेकिन क्या? लेकिन किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में बात? एकदम इसको एकदम शॉर्ट नोट्स बना लेना, बढ़िया से बेहतरीन 1 पेज के एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना, एक क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। और इससे बाहर का अगर क्वेश्चन आ जाए, पेपर दे के आना, वादा करते हैं अगर इससे बाहर का चला आएगा तब बताना, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल में अभाज्य संख्या 1 से कटेगी, खुद से कटेगी, 1 खुद का ही है, ठीक है, वो हो गया। किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है। 2 ले लो, 2 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, किसी और तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है। 3 ले लो, 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं। फिर 4 ले लो, 4 देखो कट जाएगा। 5 ले लो, हाँ 5 भी नहीं कट रहा है, 5 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 देखो कट जाएगा। 7 ले लो, फिर 8 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 11 ले लो, फिर ऐसे ही लेते चले जाओ और इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्लियर इतना? अब इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, एकदम प्योर एकदम बता रहे हैं, क्लियरिटी बता रहे हैं, एक भी नंबर बाहर से नहीं आएगा। इतना क्लियर करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, इधर ही रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हाई स्कूल के लिए सबसे कॉन्सेप्ट वाली बात यह है जो अब पढ़ेंगे। अब जो पढ़ रहे हैं वो है सहअभाज्य संख्या। क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य, अब देखो सह का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है युग्म, ठीक है। और अभाज्य संख्या अभी यहाँ से पढ़ के आया हो, ठीक है। मतलब यहाँ से बोले ऐसे संख्याओं का युग, दो ऐसी संख्याएं जिनका
उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल एक हो। क्या हो? एक हो। केवल और केवल एक हो उसे सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अगर ये डिफिनेशन कम समझ में रही तो एक और डिफिनेशन लिख लो। दो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, या दो ऐसी संख्याएं, संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जो एक दूसरे को विभाजित न करती हो, न करती हो। ठीक है, न करती हो। ये नहीं समझ में आ रहा है, एक और लिख लो। ठीक है, या अथवा करके एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर समझते चलो। संख्याओं का ऐसा युग्म जो एक दूसरे को विभाजित न करती हो। ठीक है, फिर एक और डिफिनेशन लिख लो, संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जिनका मासा सिर्फ और सिर्फ एक हो, एक हो। ठीक है, एक हो उसे कहते सहभाज्य संख्या। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको विशेष ध्यान देना। और हाँ, संख्याओं का युग्म एग्जाम्पल में जैसे चेक कर लो, एग्जाम्पल में जैसे 2 और 3 एक दूसरे को नहीं काट रही है, इसका मासा निकालोगे सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, समझ में? ये 3 है, लिख लो 3 है। क्या है? 3। अब देखो ऐसे संख्या है, अब देखो मान लो 5 ले लो और 7 ले लो। ये संख्या है ऐसा युग्म है जो एक दूसरे को नहीं काट रही है और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, मतलब मासा 1 होगा। ठीक है, समझ में बात? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। ठीक है, हाँ, अब देखो पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर, तनिक भी बाहर से आने वाला नहीं, इतना गारंटी है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं सहभाज्य संख्या। हो गए? अब देखो और कॉन्सेप्ट, अब नोट पॉइंट कुछ नोट करते चलो। नोट पॉइंट, अभी 1.1 की चर्चा कर रहे हैं। बोल रहे होंगे कि सर अभी वास्तविक संख्या नहीं बताएं, बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और सारी चीज़ों को जानकारी लेना है, उसके बाद चलते हैं उस पर। नोट पॉइंट में लिखो कि अगर तुम्हें 2 संख्याएं दे दी गई है, अगर 2 संख्याएं दी गई है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणा करें और इन दोनों का लासा और मासा निकाल लें, तो मासा गुणे लासा होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला, अब समझो पहले। ठीक है, ये समझो, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा कर दें और उन्हीं 2 संख्याओं को मासा और लासा निकाल के आपस में गुणा कर दें, तो दोनों का मान बराबर ही आता है। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। अगर मान लो अभी 2 संख्याएं, अगर 3 संख्या ले लें तब होगा कि नहीं होगा? लेकिन नहीं होगा। अगर मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या, कोई एक और तीसरी संख्या भी ले ले और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालें, तो क्या सही आता है? तीनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकाल लें, तब क्या आएगा? नहीं आता, तब ये बराबर में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बल्कि ये तुम लोगों के सिलेबस में अभी तक नहीं है और ना क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। ठीक है, इतना समझ में आई बात? मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कर दो तो उसका मासा और लासा आता है। और सुनो, मासा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक
और इसको HCF भी बोलते हैं, लासा को बोलते हैं LCM। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसका पूरा नाम भी, पूरा फुल फॉर्म मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समझ में आई बात। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं, हाँ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इतना चलें, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अब उसके नेचर के हिसाब से, अब जो पूछ रहे थे ये वास्तविक संख्या है, उसकी डिफिनेशन सुनो। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ठीक, फिर उसके बाद ठीक। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अब जो संख्याएं होगी, अब जो संख्या होगी, संख्या जो होती है वो हमारे दो प्रकार में बांटी गई है। किस हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, उसका नेचर कैसा है उस हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जो कि ये क्लास 10th में पढ़ोगे, क्लास 10th में, और इसको पढ़ोगे क्लास 11th में, इसको पढ़ोगे क्लास 11th में। ठीक है, 11th में, क्लास 11th में। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याओं को दो टाइप में बांट दिया गया। वास्तविक संख्याओं को, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, अब यहाँ से वास्तविक संख्या के डिफिनेशन निकालो कि परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिख लो अब इसकी डिफिनेशन, परिमेय व अपरिमेय के संग्रह को, अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में बात, परिमेय व अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना हुआ। अब बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय क्या है। परिमेय क्या है, जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q जो हो वो 0 ना हो। इसका मतलब है कि जो संख्याएं, इधर आ जाओ, जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए और जिसका हर 0 के बराबर में ना हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जो P/Q के रूप में लिखी जाए लेकिन Q की वैल्यू 0 हो। ठीक है, या तो जो परिमेय ना हो वो सारी संख्याएं अपरिमेय होगी। ठीक है, जो संख्याएं परिमेय ना हो, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय होगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो इसके एग्जाम्पल, वास्तविक संख्या 2/4, 3/8, 10, 9, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हाँ इसमें वास्तविक संख्या है। ठीक है, परिमेय में क्या हो जाएगा, परिमेय में हाँ ये वास्तविक में कुछ भी ले सकते हो, पाई भी ले लो, थीटा भी ले लो, कुछ भी। इसमें देखो परिमेय संख्या में क्या होगा, 4 ले लो, 3 ले लो, सारी लगभग संख्याएं जो होगी जो अपने वास्तविक रूप में है वो सारी चीज़ें हो जाएगी। जैसे 10, अगर और मान लो 1/100, 1/1000, 100, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये हो जाए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो इसमें है कि जैसे रूट में संख्याएं आ जाए, रूट में 3 आ जाए, ये क्या है, अपरिमेय। जिसको वास्तविक रूप में ना लिखी जाए, इसको मान लो पाई ले लो, थीटा ले लो, सारे चिन्ह ले लो। ठीक है, सारे चिन्ह जितने भी सिंबल हैं ये सारी चीज़ों को ले लो तो वो अपरिमेय हो जाएगी। अब
वास्तविक संख्याएं क्या है, वो सॉरी काल्पनिक संख्याएं क्या है। काल्पनिक संख्याएं जो संख्याएं माइनस में हो और रूट के अंदर हो, माइनस रूट में हो, माइनस में और कुछ रूट में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। और इसको बाद में 11th में पढ़ोगे तो इसी √-1 जो बचता है इसी को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आयोटा। लेकिन अभी हमें इसके बारे में नहीं पता करना है, अब पता करेंगे इधर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आप कुछ पॉइंट लिखवाएंगे उसको लिखना, ठीक है, ये क्लियर। स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ बी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ठीक है, आगे अब बात करते हैं। कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट है कि अगर नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट का मतलब समझ जाओ, नोट पॉइंट का मतलब है कि उसमें अच्छे से शब्दों में लिख लो, कसम है गंगा मैया कि इसको नहीं भूलना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वही हाल करना है। आ जाओ इधर। अब अगर देखो परिमेय संख्या को अगर हम अपरिमेय से जोड़ते व घटाते हैं तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अब अगर बात करते हैं परिमेय को, परिमेय पहले जोड़ घटाना हो गया, दोनों क्लियर। अब अगर परिमेय को परिमेय से गुणा करवा दें तब वो परिमेय ही मिलेगी। क्या मिलेगी, परिमेय भी मिलेगी। अगर परिमेय को पॉइंट वाइज लिखते जाना, अगर परिमेय को भाग दे दें, परिमेय को भाग दे दें किससे, परिमेय से, परिमेय से, तब हमें परिमेय ही मिलेगी। ठीक है, समझ में बात। अब देखो फिर चौथा पॉइंट लिखो, इतना क्लियर। परिमेय को अपरिमेय से जोड़े घटाएंगे तब क्या होगा। अगर सुनो, परिमेय को परिमेय से जोड़ो घटाओगे तब हमें परिमेय ही मिलेगी, परिमेय ही मिलेगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर देखते हैं परिमेय और अपरिमेय, अगर हम यहाँ से फिर अगला पॉइंट देखें, अगर परिमेय को परिमेय से चेक कर चुके हैं, परिमेय को अपरिमेय से चेक करो। अब परिमेय को अपरिमेय से जोड़े घटाएंगे तब अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन परिमेय को अपरिमेय से, परिमेय को परिमेय से, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाओगे, परिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाते हो तब क्या मिलता है, परिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाओगे तब वो अपरिमेय ही मिलेगी। क्या होगी, अपरिमेय ही मिलेगी, सिर्फ शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। इसको और बोलते हैं कि शून्येतर। शून्येतर, शून्येतर का मतलब है जीरो को छोड़ करके। ठीक है, इतनी क्लियर। हाँ, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। अगर अब बात करें सबसे पहले कि परिमेय को अपरिमेय से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है, परिमेय को अपरिमेय से गुणा कर दिए तब क्या मिलता है, परिमेय को अपरिमेय से तो अपरिमेय बस। अगर हम ये, हाँ, अगर हम जीरो को छोड़ दें तब, अगर परिमेय संख्या जीरो भी है, अगर जीरो को छोड़ दें तब क्या होगी, मान लो जीरो अगर रख दोगे तो सब पूरे वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमें जीरो, परिमेय में जीरो नहीं रखना है। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो, अब
छठा नंबर, अगर परिमेय को अपरिमेय से भाग करते हो, परिमेय को अपरिमेय से भाग करते हो तो वो अपरिमेय ही मिलेगी। अपरिमेय बस शून्य उत्तर, शून्य को छोड़ करके। समझ में बात, इतना क्लियर हो गया है। अगर अपरिमेय, और देखो अपरिमेय को क्या करो, अपरिमेय से घटाओ। कहाँ गया? अपरिमेय को अपरिमेय से घटाओ तब वो दोनों मिल सकती है। ठीक है, परिमेय अपरिमेय दोनों। ठीक है, अपरिमेय को अपरिमेय से घटाओगे तो अपरिमेय को अपरिमेय से सॉरी अपरिमेय ही मिलेगी, अपरिमेय ही मिलेगी। ठीक है, इतने क्लियर? हाँ, अब अगर बात करें 8वां पॉइंट, अपरिमेय को किससे करें? अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा किए हो कहीं? हाँ, अपरिमेय को जोड़ो अपरिमेय में, अपरिमेय में, तब वो अपरिमेय ही मिलेगी। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट लिखो, अगर अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करवाओगे, अपरिमेय को अपरिमेय से, तब दोनों संख्याएं मिल सकती है। ठीक है, समझ में बात? हाँ, नोट करो इतना, स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके बाद अब चलते हैं प्रश्नावली पर। ठीक है, समझ में बात? अब बात करते हैं प्रश्नावली पर। इतना सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, हटाएं, इरेज करते हैं। इसमें सबसे पहले गुणनखंड करना सीखते हैं। ठीक है, गुणनखंड। अगर मान लो गुणनखंड का मतलब होता है उसके कितने टुकड़े, सबसे मूलतः कितने टुकड़े तोड़े जाए। मान लो जैसे 20 है, इसको अगर तोड़ना चाहे तो 1 तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर 2 में तोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद 5 में तोड़ सकते हैं। चेक करो, 1 2 2 5, 5 दूना 10, दूना 20, 1 20, ऐसे तोड़ सकते हैं। इसी को कहते हैं गुणनखंड। मतलब इसको गुणे में कितना रूप में लिखा जाए, इसे कहते हैं गुणनखंड। अब बात करते हैं प्रश्नावली पे आते हैं। ठीक है, चलें, हटाएं। अब आते हैं प्रश्नावली पे 1.1 में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। और क्वेश्चन है पहला 1 है 140। अगर 140 को गुणनखंड के रूप में लिखना चाहो तब लिख कितना सकते हैं? 2 इंटू, ऐसे कर लो, 140 है, इसको काटो, 2 से कटेगा, 2 सते 14, इसको काटो, 2 तिहाई 6, 1 इधर गया, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एकन्नम 7। अगर इसको गुणनखंड के रूप में लिखें तो 1 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आओ, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन में है 156। कितना है? 156। इसको काटो, 156, 156 को काटो, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 एकन्नम 3 त्रिका 9, 13 तिया 39, 13 एकन्नम 13। ठीक है, अब 1 से 1 1, अगर इसको लिखे तो 1 इंटू 2 इंटू
2×3×13, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये हो गया दूसरे का आंसर। फिर अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3825, कितना है 3825। अगर इसको ऐसे ही करते हैं 3825, चेक करो 3825, इसको काटो 5 से कटेगा, 5 सते 35, 35 3 5 छक्का 30, 5 पचा 25, इसको काटो 5 एकन्नम 5, 5 पचा 25, 5 ते 15, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3, ठीक है। अब देखो इसको 3 से काटो, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 17 एकन्नम 17 और 1 1, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हैं कैसे, 1 इंटू 3 3, देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर बात करते हैं चौथे का। चौथे में क्या है 5005, इसको काटो, ठीक है, इसको काटो 5005। सबसे पहले 5 दिख रहा है तो इसका मतलब है वो 5 से या तो 3 से कटेगी, काटे 5 से काटो, 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5। और अब ये कितने से कटेगा, अब इसको काटो 3 से काटो, 3 त्रिक्का 9, ठीक है, ये गया 3 त्रिक्का 9, और नहीं कटेगा। अब देखो 101 को 101 से गुणा करवा दो, 1 एकन्नम 1, 0 0, 1 एकन्नम 1, 0 0 0, 1 एकन्नम 1, 1 0 0 1, ओहो, हाँ इसको देखो कटेगा 1 0 1, ये भी 1001 से एक बार में कटेगा। तो इसको लिखो बराबर में 1 इंटू 5 इंटू 1001, ठीक है, ये इसका आंसर। फिर छठा नंबर 7429, 7429, इसको काटो 7429, 7429 को काटो, कितने से कटेगा 7 2 9 9, हाँ चेक करो कटेगा किसी से 23 से, 23 से काटो, 23 से काटो, ठीक है। इसको अब चेक कर लो, कर सकते हो इसको, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रख दे, ठीक है। SW, एक SW, ठीक है, बेहतरीन तरीके से इसको करो। फिर बात करते हैं, अब है पूर्णांकों के दूसरे क्वेश्चन में, इसको नोट करो और होमवर्क नोट कर लेना इसको, ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है दूसरा वाला, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए या तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। संख्याएं दी गई है, पहला है 26 और 91, इसको बताना है। अगर हम इसको देखें 26 और 91, एक एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी तुम लोगों के लिए घर से करके आना, ठीक है, जो नहीं आता उसको बताते हैं, ठीक है। या तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, एक बता देते इसको। अगर मान लो 26 को काटो, ठीक है, इसको काटो 1 3 13 से, 13 एकन्नम 13, ये होगा। अगर 26 को लिखना चाहें तो लिखें कैसे, 2 इंटू 13, ठीक है। और देखो अब यहाँ 91 को काटो, अब क्या करें 91 को, अगर 91 को काटे, यहाँ से काटो 7 से कटेगा, ठीक है, 7 से काटो, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 13 से काटो कट जाएगा, ठीक है 1। अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अगर यहाँ से समझो, अब अगर इसका मासा निकालें, क्या निकालें, मासा निकालें, और फिर क्या निकालें, लासा निकालें। पहले समझ लो, मासा में जो मैच करेगा सिर्फ उसको लिखेंगे,
और मैच करेगा, जो मैच करेगा दोनों में उसी को लिखेंगे। तो ये 13 मैच कर रहा है, 13 हो गया। और जो एलसीएम में जो मैच करेगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, जो नहीं ही मैच कर रहा है उसको सबको बारी बारी से लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैच कर रहा है 13 और इसमें 7 नहीं मैच कर रहा है और 2 भी नहीं मैच कर रहा है। इसको गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 4 और 14 का नम 14 4 18, 182। मतलब इसका मासा और पहले अब इसको चेक भी करना है, ठीक है। चेक उत्तर की जांच क्या है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, मैथ पढ़ रहे हैं तो हम लोग उत्तर की जांच करते हैं, अगर बायोलॉजी पढ़ते तब खून की जांच करते हैं ना, ठीक है। आओ, ये तो है, मैथ का तो रुतबा अलग ही है। अब देखो इसमें बताया गया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। चेक करें, इसमें पहली संख्या क्या है 26 गुणे 91 बराबर का एचसीएफ कितना आया था 13 गुणे एलसीएम 182। यहाँ चेक करो, 26 एकन्नम 26, ठीक है, 26 एकन्नम 26 कछा हासिल 2, 9 छंग 54 और 5 9 दूनी 18, 8 8 5 13 और इसको जोड़ो 136 13 66 इधर आया, 13 दूना 26 2, 13 अट्ठे 104 और 2 6, 104 और 2 106 मतलब 10, 13 कन्नम 13 10, 13 कन्नम 13 और 10 23। इधर देखो कहाँ गड़बड़ा दिए हो, इसको 23 लिखो, 23 66, ठीक है, ये आंसर करेक्ट, ठीक है। इसका जो भी क्वेश्चन है, 2 और क्वेश्चन है उसको खुद से कर लेना, ठीक है। और फिर इसके बाद हम कल बात करते हैं, अगले 4 से 5 क्वेश्चन जो बचते हैं उसमें कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी और कल मिलते हैं इसी अगले वीडियो के साथ और बेहतरीन तरीके से एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देखना और दोबारा देख के चेक कर लेना, इससे बाहर का क्वेश्चन कोई भी नहीं फंसेगा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक से निकाल करके बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल के रखे हैं, उसी के साथ आते हैं, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते लिखते रहो, ठीक है स्टूडेंट, बेहतरीन तरीके से, कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और परसेंटेज आए ऐसा धमाल मचा देना, ठीक है।